टेन बडी सर वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड भैया आज बात करने वाले हैं 18th ऑफ मार्च का डेली एसएससी पत्र का एनालिसिस को लेते हुए। ठीक है। एंड आज स्टार्ट करते हैं भैया पहले आर्टिकल के साथ। दैट इज आपको देखने को मिलेगा द इकोनॉमिस्ट टाइम्स का पहला आर्टिकल, जहां पे मेंशन किया है बायलैटरल ट्रेड पैक्ट ऑन ट्रैक बट येट टू बी टॉक यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ। बेसिकली मतलब भैया बायलैटरल ट्रेड से रिलेटेड बात तो की जा रही है, लेकिन कुछ ना कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ से भी बात हो रही है, जहां पे अभी तक बात स्टार्ट नहीं हुई है ना। तो क्या क्या चीजें हैं एंड कहां से निकल के आ रही है वो सारी चीजें बात करते हैं। बट ऐसा ही कुछ आपको सेम आर्टिकल एसएससी पत्रिका के आज के इंटरनेशनल अफेयर के पहले आर्टिकल में देखने को मिलेगा। ट्रेड डिस्कशंस विद द यूएस पॉजिटिव सेस ऑफिशियल्स। ठीक है, मतलब ऑफिशियल्स की तरफ से ये न्यूज निकल के आई है कि यूएस के साथ जो ट्रेड डिस्कशंस हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अब बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं कि एसएससी पत्रिका है क्या। तो एसएससी पत्रिका इंडिया का ऐसा पहला ई न्यूज़पेपर है जो कि मेनली बनाया गया फॉर द एसएसपी एस्पायरेंट, जहां पे इसको मल्टीपल एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट फॉलो करते हैं, जैसे आपके सीएपी असिस्टेंट कमांडेंट एज वेल एज यूपीएससी है ना। तो इस तरीके से ये सिर्फ मैं एग्जामिनेशन के लिए बहुत इसलिए लेता हूँ सो दैट यू पीपल आर अवेयर के यार ऐसे करके कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पे आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो सेम कंटेंट आपको एग्जामिनेशन में भी रिलेवेंट होगा। हालांकि एक बहुत ही जल्द एक वीडियो लेके आऊंगा जहाँ पे बताऊंगा कि अगर यू आर इन फर्स्ट ईयर और द सेकंड ईयर तो आपको किन किन एग्जाम्स को आगे जाके टारगेट करना चाहिए। एंड ऑलमोस्ट उनका सिलेबस भी सेम ही रहता है। ठीक है, सो डोंट वरी, वी विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो रिगार्डिंग दिस। आगे बात करते हैं कि भैया एग्जैक्टली इस आर्टिकल में क्या बोला गया है एंड चीजें कैसी हैं। ठीक है, बाकी इसके नोट्स वगैरह एंड जो आपकी ये पत्रिका की एडिटेड पीडीएफ है आपको सारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और मैं पिंड कमेंट में भी डलवा दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भैया जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे ही आपके डोनाल्ड ट्रम्प साहब एज वेल एज आपके पीएम मोदी की बात होती है तो बोला जाता है कि भैया जो हमारा कंप्लीट ट्रेड है उसको हम $500 बिलियन तक लेके जाएंगे। अभी का देखा जाए तो अभी कितना है, अभी भैया आपको देखने को मिलेगा तकरीबन तकरीबन $200 बिलियन का। ठीक है, $200 बिलियन का आपको कंप्लीट ट्रेड देखने को मिलेगा, जिसको टारगेट बनाया गया कि भैया यहाँ तक लेके जाना है। लेकिन अभी जो टैरिफ की बात की जा रही है, आपको पता नहीं चाहिए कि मल्टीपल कंट्रीज पे टैरिफ लगाए गए हैं बाय द यूएसए। ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिको, कनाडा, चाइना और ईरान एंड और लाभ कंट्रीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, वहीं पे कहीं ना कहीं इंडिया पे भी ऐसा नहीं है कि टैरिफ अभी तक लगते नहीं है भैया, अभी भी टैरिफ लगते हैं। एंड इवन इंडिया भी इंपोर्ट गुड्स पे, मतलब जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज बोलते हैं ना, वो एज अ टैरिफ ही होता है, काइंड ऑफ अ टैक्स होता है जिसको हम फॉरेन गुड्स पे लगाते हैं। लेकिन आप इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर उसको बोलोगे तो हम उसको इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं, क्योंकि हम वो सामान इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, वहीं पे एक्सपोर्ट करते हैं तो जिस कंट्री करते हैं तो वो टैरिफ की बात आ जाती है। तो ऐसा नहीं है अभी तक लगते नहीं थे, अभी भी लगते थे, कई आइटम्स पे अभी लगते थे, बट उनको इंक्रीज करने की बात की जा रही है। तो इससे रिलेटेड जो भी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की गई थी, मतलब जैसे अगर इंडिया इतना टैरिफ लगाता है तो यूएसए भी उतनी टैरिफ लगाएगा। यहाँ से यूएसए को ऐसा इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इन द शॉर्ट टर्म, बट इंडिया को शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि भैया इंडियन मार्केट की लिमिटेशन बोल सकते हैं छोटी है। ठीक है, एंड जो हम अगर जैसे हम टैरिफ क्यों इंपोज करते हैं, हम टैरिफ इसलिए इंपोज करते हैं सो डेट अपनी लोकल कम्युनिटी है, जो हमारे यहाँ के लोकल फार्मर्स हैं, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लोकल एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, जो भी स्टार्टअप निकल के आ रहे हैं, तो वो सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, मतलब ऑलमोस्ट सेम वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लोएस्ट प्राइसेस पे हम दे पाएं। ठीक है, जिससे हमारी इंडियन कम्युनिटी में लोग उसको ज्यादा प्रेफर कर पाएं एंड उनको बाय करें। ठीक है, अदरवाइज अभी आप देखो इंडियन हिस्ट्री में, मतलब आपको थोड़ा सा ऐसा कल्चर देखने को मिलेगा, इंडियन हिस्ट्री में तो नहीं लेकिन अभी का जो ट्रेंड चल रहा है कि अगर कहीं भी किसी चीज पे अगर फॉरेन टैग लग जाता है तो पीपल यूज टू बाय और प्रेफर देम टू बाय वेरी मच, है ना, जो कि काफी चीजें हमें चेंज करनी होगी, जिसके लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड बहुत सारी चीजें लेके आएंगे। अब जो कुछ मैंने बोला ये सारे आपको पॉइंट्स हैं जो आपको जीडी में यूज करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो रिसेंट द सेम एग्जैक्ट सेम जो भी अभी तक मैंने बोला ट्रेड टैरिफ से रिलेटेड, ऐसा ही आपको जीडी टॉपिक देखने को मिलेगा। हालांकि जीडी टॉपिक एंड लेक्चर टॉपिक में कई बार कम्युनिटी पोस्ट या फिर टेलीग्राम पे तो अपडेट करते ही रहते हैं, सो मेक श्योर कि आप उस पर अपडेटेड रहा करें। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इंडिया और यूएस आर एंगेजिंग इन द पॉजिटिव ट्रेड डिस्कशंस टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड एंड एम टू इंक्रीज टू $500 बिलियन। कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील सर ने कहा है, हाईलाइटेड एट द टॉक कवर मल्टीलेटरल सेक्टर्स एरियाज एंड आर बीइंग कंडक्टेड बायलैटरली। अब ये किस चीज से रिलेटेड बात की जा रही है, तो देखो आपको जैसे ही आपके मोदी साहब जाते हैं, मोदी साहब के बाद फिर जैसे ही वो आते हैं तो मल्टीपल मिनिस्टर्स जाते हैं, यूएस कॉन्वॉय के साथ हम मल्टीपल चीजों से रिलेटेड बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाले हैं। तो उसके पहले नेगोशिएशंस किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया के कुछ छूट देखने को मिले। जैसे आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो स्टारलिंक की बात की जा रही है कि भैया स्टारलिंक इंडिया में आएगा, तो हो सकता है वो एज मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके कांग्रेस के जो कुछ लीडर्स हैं उनका ऐसा क्लेम था, जो कि हम पिछली पत्रकास्ट में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल के आ रही हैं। लेकिन अभी तक आप देखो तो आज के आर्टिकल में भी आपको सेम देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं देखो पॉजिटिव न्यूज तो है, ट्रेड बढ़ेगा एंड नो डाउट
काफी अच्छे से बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रम्प साहब एज वेल एज आप देखो तो मोदी साहब दोनों इस चीजों से रिलेटेड खुश हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे देखो, अभी जैसे पॉडकास्ट हुआ था, कल ही के बारे में हमने बात की थी, आज के बारे में भी आज भी हम मतलब आर्टिकल में बात करेंगे पॉडकास्ट से रिलेटेड। जो आपकी एक अमेरिकन पॉडकास्टर, उन्होंने कंप्लीट पीएम मोदी का पॉडकास्ट लिया, तो उससे रिलेटेड आप देखोगे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने भी भैया अपने पूरे के पूरे जो उनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे उसको हैवीली तरीके से प्रमोट कर रखा है, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस ये भी न्यूज सुनने को मिली है कि भैया मोदी साहब ने भी उनका कंप्लीट जो सोशल मीडिया हैंडल है उसको ज्वाइन कर लिया है ना। तो इन सारी हो सकता है कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इस वजह से हो रही हूँ कि भैया जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं वो समझें कि इंडिया फेवर करना चाहता है और दोनों लोग साथ में बढ़ना चाहते हैं, जिसके कारण हमारे ऊपर टैरिफ कहीं ना कहीं कम लगे। लेकिन ऐसा जब रेसिप्रोकल टैरिफ पे जो भी नेगोशिएशंस पे बात होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ भी निकल के नहीं आया। मतलब ये सच कुछ भी श्योर नहीं है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगेगा, मतलब ऐसा ये है कि टैरिफ लगेगा, ऐसा नहीं है कि अभी टैरिफ नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। While there is no confirmation on the Tesla's plan to enter the India, ठीक है। आगे देखो, टेस्ला एक बहुत बड़ी बोल सकते हैं वो है, क्योंकि भैया आपको पता चाहिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब बैक्ड बोला जाए तो जो अभी मतलब मल्टीपल सोर्सेज का क्लेम ये है ना कि भैया जो आप देखो तो आज के टाइम पे यूएसए के जो इलेक्शंस हो गए हैं वो डेमोक्रेटिकली नहीं होते, वो एंटरप्रेन्योर्स या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट पे डिपेंड करते हैं। जो जितना ज्यादा पैसा खर्च रहा है वो विन कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे जो बाइडन को सपोर्ट करने वाली मल्टीपल टेक कंपनीज हैं, एंड वहीं पे आप देखोगे तो स्पेस एक्स और स्टार लिंक प्रोजेक्ट वगैरह एंड टेस्ला वगैरह, मतलब स्पेशली एलोन मस्क, जो कि आपके डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प सॉरी एलोन मस्क के साथ अगर हम कहीं ना कहीं अच्छे रिलेशन बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन ट्रम्प साहब के भी ट्रम्प साहब के साथ अच्छे हो जाएंगे, एंड हमें टैरिफ कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड आपको अगर याद हो तो अगर एक भाई मतलब जब आपके ट्रम्प साहब मिलते हैं विद दी पीएम मोदी, तो उस टाइम देखो इंडस्ट्रियलिस्ट से रिलेटेड बात भी की गई थी। मतलब इवन न्यूज रिपोर्टर उनसे पूछता है मोदी साहब से कि भैया जो आप अडानी का जो आप इशू सुनते हैं कि मतलब अडानी कंप्लीटली फंड करते हैं बीजेपी को, तो वो कितना हद तक सही है। तो वहां पे पीएम मोदी का स्टैंड क्या था कि हम जहां पे दो कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा हमें एक किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बातचीत करना शोभा नहीं देता है ना, ऐसा सब कुछ उनका रिप्लाई था। आगे देखा जाए तो द गवर्नमेंट इज रिवाइविंग पॉलिसीज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। नो डाउट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए मल्टीपल चीजें निकालती है, जिसको हम स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स वगैरह वगैरह बोलते हैं। कंप्लीटली मतलब बहुत सारे लेवरेजेस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं टू डेट कंपनी। द डिस्कशंस आपने ये पढ़ रखा होगा, आप जब वो पढ़ते हो ना अपने इकोनॉमिक्स वगैरह में यार, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन करके कंप्लीट चैप्टर था, उसमें आपको अगर याद हो तो उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। द डिस्कशंस रिफ्लेक्ट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज एंड रिजॉल्व ट्रेड इश्यूज, ठीक है। तो जो भी आगे रिजॉल्व होंगे ट्रेड इश्यूज, उनसे रिलेटेड बात कर लेंगे। अगला आर्टिकल फिर आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से, जहां पे भी ये मेंशन है कि फेब्रवरी, अब भैया फेब्रवरी में एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। क्या भैया फेब्रवरी में आपको ट्रेड डिफिसिट में देखने को मिलेगा 3.5 ईयर्स लो, एक्सपोर्ट कंटिन्यू फॉल, ठीक है। अब जो भी मतलब इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, मतलब जो कि जिन्होंने पढ़ रखा है, दूस पीपल आर नो कि भैया ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, तो वो तो बोलेंगे कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात है कि 42 मंथ्स मतलब अराउंड 3.5 साल बाद आपको हमें ट्रेड डेफिसिट में एक बहुत बड़ी डिप देखने को मिल रहा है ना। जहां पे आप देखोगे तो गोल्ड वगैरह एंड जो क्रूड ऑयल जो हम हैवीली अमाउंट में एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा डिप देखने को मिला इन द फेब ऑफ मंथ। हालांकि इस आर्टिकल में आप देखोगे तो द हिंदू में कंप्लीटली जो लास्ट 3 ईयर्स है, मतलब 2022, 2023 एंड 2024, 2025, तो इन सभी का कंपैरिजन देखने को मिलेगा विद द डाटास आल्सो, ठीक है। अब भैया यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट आपको पता चाहिए, ट्रेड डेफिसिट बेसिकली होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मतलब आपने कितना ज्यादा एक्सपोर्ट करा, उसके बाद आपने कितना ज्यादा इंपोर्ट करा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब आपकी कंट्री ग्रो करेगी, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, जो कि इंडिया केस में आपको देखने को मिलेगी, ये कंट्री ये वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब हम भैया जो एक्सपोर्ट है वो हम कम करते हैं, वहीं पे हम इंपोर्ट बहुत 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 ज्यादा करते हैं, ठीक है। अभी आप देखो तो सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया अभी भी सेकंड नंबर पे है, एंड टेक्निकली मैंने बताया भी था कि होना चाहिए फर्स्ट पे ही, ठीक है, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यूक्रेन फर्स्ट पे आ गया है। बाकी भाई शॉर्ट वगैरह देखते रहा करो, एडिट फॉर्मेट में शॉर्ट भी अपलोड होने लगे हैं, ठीक है। आगे देखो, तो जैसा कि मैंने बताया कि भैया ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो हमें वैल्यू इंडिया के परस्पेक्टिव में नेगेटिव देखने को मिलती है। अब भैया ये कम हुआ है, मतलब कम हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट थोड़े बहुत बढ़े होंगे और इंपोर्ट कम होंगे, या फिर अगर कम हुए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि भैया जितनी वैल्यू पहले आती थी हमारी नेगेटिव में, अब उससे कम आई होगी। समझ पा रहे हो ना, सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं कंट्री की ग्रोइंग प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन भैया देखो, जब भी कभी आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हो तो आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी बड़े आप फाइनेंशियल देखोगे, मतलब जो भी फाइनेंस वगैरह के बारे में जानते हैं, जो भी है ना एनालिस्ट वगैरह होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जब भी कभी अगर ट्रेड डेफिसिट में आपको एकदम
एकदम स्टीप डाउन देखने को मिलता है, जो कि 3.5 साल में अब हमको देखने को मिला है, बहुत बहुत कम। तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में कंट्री को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है। लेकिन ऐसा इंडिया के केस में एज ऑफ नाउ अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता चाहिए यहाँ पे मेंशन किया गया भैया गोल्ड के बारे में एज वेल एज क्रूड ऑयल के बारे में। अब देखो, जैसे जैसे कंट्री में आपको पता चाहिए कि सिचुएशंस बदल रही है, वैसे वैसे क्रूड ऑयल की सारी चीजें बदल रही है ना। क्रूड ऑयल कच्चा तेल जिसकी वजह से पूरा मिडिल ईस्ट बोल सकते हैं अमीर बना हुआ है, ठीक है। हालांकि पता नहीं क्या है, मतलब कुछ भाई उनको श्राप वगैरह होगा कि मिडिल ईस्ट में आप देखो तो दोबारा से ऑलमोस्ट सेम कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल रही है, भले वो सीरिया हो, डीआरसी हो, इसराइल हो, गाजा में फिर से आप देखोगे तो दोबारा से भाई फिर से लड़ाई मिलेगी गाजा के रिलेटेड। तो बहुत सारी मतलब अभी शायद आज ही के आर्टिकल हैं जो आपको कल के न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे कि मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स की गई हैं गाजा पे भी, ठीक है। एंड यमन हुथीज इस पे भाई हो ही रही हैं, ठीक है। तो मल्टीपल टेंस सिचुएशन चल रही है, आगे देखना होगा। एंड आज की आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा तीसरा ही आर्टिकल है इसके जस्ट अगला वाला ही, कि भैया ट्रम्प साहब ने भी ईरान को धमकी वगैरह दे रखी है, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे कि भैया जब भी कभी देखो ट्रेड डेफिसिट होता है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की बात होती है। अब जब ये कभी स्टीप देखने को मिलता है, ये क्यों देखने को मिला है? क्योंकि भैया हमने हैवी अमाउंट में क्रूड ऑयल पहले ही परचेज कर रखा है रशिया से, ठीक है। तो एज सच हमें अब पिछले 3 सालों में ये हमें ऐसा करना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे धीमे धीमे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमने इंपोर्ट पे थोड़ी सी अपनी पकड़ बना के रखी है। अब जब कभी एक्सपोर्ट आपके धीमे धीमे बढ़ेंगे, है ना, एंड इंपोर्ट कभी कभी कम होंगे। हालांकि देखा जाए तो पिछले डाटा के अकॉर्डिंग, मतलब जितना हम पहले एक्सपोर्ट करते थे, इस बार हमने उससे भी कम एक्सपोर्ट कर रखा है ना। अब मैं एक्जैक्ट डाटा लेके नहीं आया क्योंकि डाटा कुछ करोड़ वगैरह में दिया होता है, तो मैं उनका क्रक्स लेके आता हूँ, क्योंकि वो डाटा सच हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो डाटा हम रिमेंबर भी नहीं रख पाएंगे क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज आप कहाँ तक याद रखोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो भैया इस आर्टिकल में सारी चीजें मेंशन होती हैं, ठीक है। सो इस वजह से ये सारी चीजें निकल के आई हैं और ये बोला गया है कि भैया ये जो टिप देखने को मिला है वो इस वजह से देखने को मिला है, ठीक है। अभी क्रूड ऑयल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बताओ तो भैया ट्रम्प साहब की नीति क्या है कि भैया जितना भी ट्रम्प आपको जो ऑयल देखने को मिलता है इन द यूएसए और हैवी रिजर्व्स हैं इन द यूएसए, जिन्होंने बैल बना बना के बाद में स्टोर करके रखा है, वो अभी विद इन 4 इयर्स के टेन्योर में जब तक भाई ट्रम्प साहब है तब तक वो हैवीली तरीके से एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे रिलेटेड सऊदी अरेबिया वगैरह वगैरह बात भी हो चुकी है, जिससे रिलेटेड हम पहले ही बहुत स्टार्टिंग में वीडियो बना चुके हैं। आगे बात करा जाए तो इस आर्टिकल में और भी क्या क्या हाईलाइटेड चीजें मेंशन थी जिसको हम इसमें कवर कर लेते हैं। दैट इज कि भैया India's trade deficit hitting at 42-month low reflects a mixed economic signal. While a shrinking deficit might seem positive, जहां पे आप देखते हो कि भैया श्रिंक कभी होता है डेफिसिट तो वो पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है क्योंकि मतलब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन इट प्राइमरी स्टेम्स फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द इंपोर्ट ऑफ द गोल्ड, क्रूड ऑयल एंड अदर एसेंशियल गुड्स, इंडिकेटिंग वीकनिंग डोमेस्टिक डिमांड्स एंड स्लोइंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इसका मतलब कि भैया जैसे जैसे देखो आगे अभी कभी अगर जैसे भाई आपका ट्रेड डेफिसिट कम भी होता है तो इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं जो आपकी पॉपुलेशन पैसा खर्च कर रही थी, जो इन कमोडिटीज के ऊपर पैसा खर्च करके वो खरीद रही थी, अब भैया वो खरीद ही नहीं रही है तो आपके पास कमोडिटीज पहले से ही है, कमोडिटीज पहले से ही है तो आपको कभी इंपोर्ट करना ही नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी इसको दर्शाता है कि भैया आपकी कंट्री के पीपल आपसे खुश नहीं है या फिर वहाँ की कमोडिटीज को परचेज कम कर रहे हैं, वहाँ की गुड्स को परचेज कम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें निकल के आती हैं। ये ट्रेड डेफिसिट के अलग अलग हम वैल्यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या क्या देखा जाए जो कि इस आर्टिकल में मेंशन थे। इन द शॉर्ट टर्म अ लोअर ट्रेड डेफिसिट रिड्यूसेस प्रेशर ऑन द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज। मैंने बोला था शॉर्ट टर्म में आपका देखा जाए तो काफी अच्छा होता है ट्रेड डेफिसिट, लेकिन अगर लॉन्ग स्टीप डम बोल सकते हैं कि स्टीप डिप देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं ये आपकी कंट्री को हार्म कर सकता है। अच्छा देखो, शॉर्ट टर्म में देखने को मिलता है तो आपके फॉरेन रिजर्व पे काफी ज्यादा प्रेशर फील नहीं होता, ये स्टेबलाइज करता है करेंसी को, विच इज बेनिफिशियल फॉर द मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड द एक्सटर्नल डेब्ट। हाउएवर इन द लॉन्ग रन अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द बोथ import and the export suggest slowing economic growth and reduced global competitiveness. For a growing economy like India, a moderate trade deficit is normal as it reflects rising consumption and investment in the infrastructure. तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए एक मॉडरेट वैल्यू अगर चीजें बनी रहे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि भैया हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, मतलब हम अपनी कमोडिटीज को परचेज कर रहे हैं, हमें हमारे यहाँ की कमोडिटीज अच्छी लग रही हैं, ठीक है, हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं और इसी के साथ जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क भी कर रहे हैं अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट, है ना, वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हो, इट डजंट मैटर। अ शार्प ड्रॉप however may point to reduce the consumers spending। अगर एक शार्प ड्रॉप देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये कंज्यूमर स्पेंड नहीं कर रहा है, मतलब उसका ट्रस्ट नहीं रहा वो कमोडिटीज पे, जो वीकेंड करता है आपकी ग्लोबल डिमांड को फॉर द इंडियन गुड्स, बोथ ऑफ विच कुड स्लो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इफ सस्टेन्ड, ठीक है। आगे बात करते हैं विद द थर्ड आर्टिकल जो मैं बता रहा था रिसेंटली,
थर्ड आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा कि भैया फर्स्ट कोर्ट का एक कंप्लीट आर्टिकल है जहाँ पे देखने को मिलेगा कि भैया ट्रंप साहब राइट करते हैं एक ईरान के सुप्रीम लीडर जो खमेनी है, ये देखने को मिलेंगे आपको, 6 न्यू न्यूक्लियर डील। एग्जैक्टली है क्या, देखो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये न्यूक्लियर डील बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है। ईरान बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2015 के प्लस, ठीक है, 2015 से ये कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम एक कंप्लीट क्या न्यूक्लियर कंट्री बना लें। हालांकि देखो यूएसए कभी ना कभी आपको पता होगा कि यूएसए भैया अपनी पावर के बेसिस पे, क्योंकि इनके ऑल ओवर मिलिट्री बेसिस देखने को मिलेंगे आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो कभी भी अगर इनको ऐसी कुछ शंका होती है कि ऐसी कोई कंट्री जिनकी इनके साथ हॉस्टिलिटीज हैं, ठीक है, मतलब इनके रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है, जैसे कि एक एग्जांपल इराक का आपको देखने को मिलेगा जहां पे हैवी बॉम्बार्डमेंट हुई थी सिर्फ इस बेसिस पे कि इनको लगता था कि कहीं ना कहीं इराक ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए हैं एंड ये ह्यूमैनिटी को कभी हार्म ना कर दे, तो इस बेसिस पे हैवी बॉम्बार्डमेंट देखने को मिली थी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो अभी ये भी पता जा रहा है कई जियोपॉलिटिकल थिंकर के द्वारा कि भी ये जो अभी यमन में जो हूतीज के ऊपर आप देख सकते हो, तो हूतीज के ऊपर जो भी अभी कंप्लीट बैक्ड आपको सिचुएशन देखने को मिली है जहाँ पे हैवी तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है। एंड कल मैंने रिपोर्ट किया था कि कल जब मैंने वीडियो बनाया था तो 51 प्लस मैंने बताया था ना कि 51 प्लस डेथ हो चुके हैं, तो वो और टोटल अभी बताई गई है रिसेंट आर्टिकल्स में कि 53 हो गई है वो, ठीक है। तो 53 इज नॉट अ स्मॉल नंबर, ठीक है। आप मतलब देखो 53 लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो भाई बहुत होते हैं, ठीक है। और वो भी इसमें मोस्टली यूथ पॉपुलेशन होगी, ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे स्ट्राइक्स की गई हैं वो ऑलमोस्ट आपके मिलिट्री एरियाज या फिर ऐसे बेसिस एरियाज थे। तो जो भी ये यमन में सारी चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं ये सिर्फ ईरान को एक संकेत देने के लिए है। इसके पहले अगर आपको याद हो तो जो भी भैया इनके द्वारा ट्वीट किया गया था फॉर द यमन कि भैया मैंने ऑर्डर करा है इन सारी चीजों पे, वहां पे भैया ये भी मेंशन था कि ईरान भैया आप समझ जाओ, ईरान आप समझ जाओ, हम आपके साथ, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैं बिल्कुल हेल बरसा दूंगा, है ना, मतलब मैं बिल्कुल नर्क बना दूंगा, इसलिए मेरी बात मान जाओ और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर से आप पीछे हट जाओ। हालांकि न्यूक्लियर डील जो कि आपको पता नहीं चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेटर लिख के भेजा था टू द खमीनी, ठीक है। अब भैया वो लेटर में क्या था, तो सीधी सी बात बोली गई थी कि जो न्यूक्लियर पीस डील है, मतलब जो न्यूक्लियर डील है आप उससे पीछे हट जाओ, आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के पीछे मत रहो, ठीक है। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, आपके पास जो भी सैंक्शंस वगैरह लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हम कम कर देंगे, ठीक है, सैंक्शंस वगैरह हम कम कर देंगे, ये बात बोली गई थी उस लेटर में। हालांकि वो लेटर में खमेनी साहब ने बात करने से बिल्कुल मना कर दिया कि भैया सच कुछ नहीं होने वाला, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बिल्कुल कंप्लीटली रिजेक्टेड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री के बारे में पता हो तो भैया जो ये सैंक्शंस लगे हुए हैं आज के टाइम पे ईरान पे, वो कहीं ना कहीं उसी न्यूक्लियर डील की वजह से लगे हुए हैं, जो कि न्यूक्लियर डील उस आपके जो ओबामा साहब थे ना उस टाइम प्रेसिडेंट, उस टाइम की बात है, ठीक है। तो आगे मैं भी आपको बताता हूँ, पहले ये आर्टिकल हाईलाइट कर देते हैं कि भाई ट्रंप लेटर सीकिंग न्यूक्लियर डील्स मिरर हिज रिमार्क सेस, आगे आपके मतलब जो ये खमेनी साहब है उनका नाम है, ठीक है। आगे देखो, अगर आपको बैकग्राउंड स्टोरी जाननी है तो भैया क्या था कि भैया यूएस जो ईरान न्यूक्लियर डील इशू करता है, मतलब जो ईरान आपको आज देखने को मिलता है ना कि भैया यूएसए वर्सेस ईरान जो न्यूक्लियर डील है रिवॉल्व्स अराउंड ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड कंसर्न्स फ्रॉम द वेस्ट अबाउट इट्स पोटेंशियल टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो ईरान कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना कर ले, जो कि आगे जाके इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होंगे, इस वजह से यूएसए यहाँ पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। एंड अभी रिसेंट न्यूज ये भी है कि भैया आपके जो आपको पता चाहिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे मैंने बताया कि आपकी कमांड्स हैं ऑफ द यूएसए, उनकी हर जगह मिलिट्री पोस्टेड है, तो जो सेंट्रल कमांड है, सेंट्रल कमांड के 3 आपको वॉरशिप देखने को मिलेंगे जो कि समवॉट लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, वो अभी आपके ईरान के वाटर के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से अगर ईरान कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं यूएसए की आर्मी वहां पे अटैक कर देगी, ठीक है। एंड जैसे ही होतीस पे अटैक होता है तो वहां पे हमास ने तो अटैक कर ही दिया है, वहां पे इजराइल की तरफ से भी हैवी बॉम्बार्डमेंट देखने को मिली है, ठीक है। आगे देखो, अंडर प्रेसिडेंट बराक ओबामा द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ द एक्शन वाज साइंड इन 2015 लिमिटिंग ईरान्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज इन द एक्सचेंज फॉर द सैंक्शंस रिलीफ। देखो 2015 में क्या होता है कि ओबामा की जब सरकार थी, बराक ओबामा जी की, तो भैया एक JCPOA मतलब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एक साइन किया जाता है, जिसके बेसिस पे ईरान पे सैंक्शंस इंपोज किए जाते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर डील में आगे बढ़ रहे थे, मतलब न्यूक्लियर उसमें आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं 2018 में, तो भैया ये कंप्लीटली डील को हटा देते हैं ना, ये विड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम द डील, आर्ग्यूइंग दैट द डील वॉज वीक एंड डिड नॉट एड्रेस ईरान रीजनल इन्फ्लुएंस और मिसाइल प्रोग्राम, क्योंकि भैया जो ईरान की आप देख रहे हो ना रीजनल इन्फ्लुएंस जो बढ़ती चली जा रही थी, उसको तो ये एड्रेस कर ही नहीं पा रहे थे, सिर्फ एक डील करने से क्या होगा। एंड इसके साथ जो मिसाइल प्रोग्राम्स थे उस टाइम की खबर ये है कि भैया वो भी अभी तक स्टॉप नहीं हुए थे। इसकी वजह से क्या होता है, दिस लेड टू अ रीइम्पोजिशंस ऑफ द हार्श सेक्शंस ऑन सैंक्शंस और ईरान, जिसकी वजह से हैवी तरीके से सैंक्शन इंपोज कर दिए जाते हैं ऑन द ईरान, विच सीवियरली इंपैक्टेड इट्स इकोनॉमी, जिसके कारण की इकोनॉमी भी खराब भी हो जाती है। ऐसा ही कुछ आपको अगर याद हो तो हमने जब अपना न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था तो कुछ ना कुछ सैंक्शंस हमें भी देखने को मिले थे, लेकिन तब भी हमने किया था, ठीक है। इन रिस्पॉन्स ईरान स्टार्टेड स्केलिंग बैक इट्स न्यूक्लियर कमिटमेंट, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ईरान लगाइए कि भैया हम बना के ही रहेंगे, न्यूक्लियर कमिटमेंट मतलब है हमें बनाना ही है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। आगे आपको इसमें देखने को मिलेगा, लेट मी चेंज द पेन ऑफ कलर,
देखो, दिस लेटर फ्रॉम द ट्रम्प लाइकली रिप्रेजेंटेड एन अटेम्प्ट टू रीस्टार्ट नेगोशिएशन, दोबारा से हम नेगोशिएट करते हैं, बट खमेनीज रिजेक्शन सिग्नल्स ईरान्स डिस्ट्रस्ट टूवर्ड्स द यूएसए, पर्टिकुलरली आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द जेसीपीओए। ठीक है, तो मतलब जो जेसीपीओए का जो साइन कंप्लीट हुआ था, जिसके बेसिस पे कुछ सैंक्शंस और जो रिलीफ वगैरह दिया गया था, मतलब सैंक्शंस में जो रिलीफ देते हुए जो आपका जो आपकी मतलब न्यूक्लियर डील थी, जब आपको याद हो ना कि बराक ओबामा की बात हुई थी, तो भैया एक्सचेंज किया गया था एक टाइप से कि जो भी आपकी डील है, जैसे न्यूक्लियर जो भी डील है उसको कम करते हुए और कहीं ना कहीं आपको सैंक्शन में रिलीफ देखने को मिलेगा, है ना, ऐसी बातें की गई थी। बट जैसे ही आपके डोनाल्ड ट्रम्प साहब आते हैं तो भैया वो सारा विड्रॉ कर लेते हैं, और इसके वजह से क्योंकि उनको लगता है कि अभी भी ईरान बना रहा है न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह वगैरह, तो उस वजह से हार्श सैंक्शन उन पे इम्पोज कर दिए जाते हैं। अब कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यूएसए में डोनाल्ड ट्रम्प साहब एक बार ऐसा कर चुके हैं, विड्रॉ कर चुके हैं, तो अब वो ट्रस्ट कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खमेनी का ये कहना है, और इस वजह से उन्होंने डील भी साइन नहीं कर, मतलब कुछ बात ही नहीं की, रिजेक्ट कर देते हैं सीधी। द ऑनगोइंग टेंशंस रिफ्लेक्ट अ बॉर्डर जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल्स बिटवीन द टू नेशंस विद इराक सीकिंग सैंक्शंस रिलीफ व्हाइल द यूएसए एम्स टू लिमिट ईरान्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो वही है बात, मैंने जैसा आपको बोला कि भैया आपको अगर यहाँ पे आर्टिकल में भी देखने को मिलेगा कि ईरान सीख कर रहा है कि भैया हमें कहीं ना कहीं सैंक्शंस में रिलीफ देखने को मिल जाए, वहीं पे यूएसए क्या चाहता है कि भैया ये अपने जो है ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पे लिमिट करते हैं ना। ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब का कहना है कि हम आपको सैंक्शन में रिलीफ देंगे, आप ना न्यूक्लियर कैपेसिटी वाला जो भी मतलब है कैपेबिलिटी आप जो बनाना चाहते हो उसको सबको लिमिट कर दो। ठीक है, एंड ऐसा कुछ जेसीपीओए में भी आपको देखने को मिलेगा 2015 में, जो कि बराक ओबामा के साथ साइन हुआ था, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प वहां से विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आगे आपको देखने को मिलेगी ये वाली न्यूज, हालांकि ये मैंने कल ही कवर कर दी थी, बट क्योंकि वो एज अ आर्टिकल की फॉर्म में था, एंड आज के न्यूज़पेपर में ये देखने को मिला, अब जो आज की न्यूज होगी वो आपको कल के न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगी, है ना। सो इस वजह से ये थोड़ा सा डिले चलता रहता है। क्या थी भैया कि इंडिया एंड न्यूजीलैंड है वो क्या कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट, जो कि मैं आपको कल ही बता चुका था कि उन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया। अलॉन्ग विद दिस हम एफटीए के ऊपर भी बात कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस आपको शायद एक दो कल के ही न्यूज़पेपर में क्या पता देखने को मिल जाए कि यूपीआई भी हमने साइन कर लिया, है ना। इससे रिलेटेड हालांकि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैव रिपोर्टेड। सो देखो, एग्री टू स्टेप अप मैरीटाइम सेफ्टी आफ्टर मोदी पीएम सीक मोदी मीट्स पीएम क्रिस्टोफर ल्यूनेक्स। ठीक है, ल्यूक्सन। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेयर्स कंसर्न्स अबाउट द एंटी इंडिया एक्टिविटीज बाय द सम इलीगल एलिमेंट इन द न्यूजीलैंड, एडिंग दैट इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ कंटिन्यूइंग टू रिसीव कोऑपरेशन फ्रॉम द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट अगेंस्ट देम। ठीक है, अब देखो ये वाला आर्टिकल मैंने मतलब ये जो न्यूज है मैं आपको कल ही बता चुका था, अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ कि भैया इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में कंप्लीट डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है, जिसके बेसिस पे हम एक दूसरी कंट्री की हेल्प करने वाले हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस करेंगे। आपको अगर न्यूजीलैंड की लोकेशन पता हो तो ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ती है। ठीक है, मतलब क्रिकेट अगर कोई देखता है तो उसे ऑब्वियसली पता होगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के भी ये पास देखने को मिलता है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी में हम बहुत ज्यादा आगे डेवलपमेंट्स करने वाले हैं, ऐसे करके कुछ पैक्ट वगैरह कंप्लीटली साइन हो चुके हैं, अभी सिर्फ बात नहीं चली है, हो चुके हैं। आगे हम एफटीए के ऊपर बात करने वाले हैं, डेट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एंड यूपीआई का तो शायद आपको एक दो दिन में ही देखने को मिल जाएगा एज फार एज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आर्टिकल। अच्छा भैया, नीचे क्या बोला गया, जब ये पीएम मोदी के साथ बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने एड्रेस किया खालिस्तानी इशू या फिर जो टेररिस्ट हब हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि भैया जो अटैक्स हैं, कई सारे अटैक्स ऐसे भी हैं जो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो मतलब उनके जो ओरिजिन्स वगैरह बताए जाते हैं वो न्यूजीलैंड से, मतलब जो प्लानिंग वगैरह की गई थी वो न्यूजीलैंड से, तो कहीं ना कहीं उनको एड्रेस करने के लिए पीएम मोदी ने कहा है कि भैया जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी देखने को मिलती है या फिर जो भी इलीगल एलिमेंट है आपके न्यूजीलैंड में, निश्चय करेंगे आप उनसे उन पे भी गौर करें, जिससे वो इंडिया की पीस को हार्म ना कर पाए। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें बोली गई इन बिटवीन द टॉक्स ऑफ बोथ ऑफ द लीडर्स। ठीक है, तो इंडिया न्यूजीलैंड टू इंस्टीट्यूशनलाइज डिफेंस टाइज मोदी। ठीक है, तो ये कंप्लीट आर्टिकल में देखने को मिलेगा। आगे बात करा जाए तो भैया आगे आपको देखने को मिलेगा, अच्छा पिछले वाले आर्टिकल में खालिस्तानी इशू से भी रिलेटेड बात की गई, क्योंकि आपको कुछ खालिस्तानी वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। अगर न्यूजीलैंड के बारे में आपको और जानना है तो भैया न्यूजीलैंड की जो बोल सकते हैं कि जो मतलब उनके यहाँ अगर आप देखते हो ना कि किसी अनदर कंट्री का डिस्पोरा आपको देखने को मिलता है, मतलब अनदर कंट्री के कितने ज्यादा लोग आपके यहाँ रहते हैं, तो इंडिया उस कैटेगरी में थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, इन द न्यूजीलैंड। तो ऐसे करके हमारे काफी अच्छे रिलेशन हैं यार, मतलब आप मैच वगैरह देखते हो तो क्रिकेट में तो आपको पता ही है कि इंडिया और न्यूजीलैंड कितने ज्यादा शेयर करते हैं टाइस। ठीक है, आगे देखो, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का अगला आर्टिकल देखने को मिलेगा, जहाँ पे चाइना वेलकम करता है पीएम नरेंद्र मोदी जी की एक बात जो कि उन्होंने बोली थी, चाइना वेलकम्स पीएम नरेंद्र मोदी ड्रैगन एलिफेंट डांस remark on the Lex Fridman podcast, a new chapter in the India China ties। ठीक है, तो बेसिकली मैंने से बता दिया था कल ही आपको कि भैया पीएम मोदी साहब ने चाइना से रिलेटेड बात बोली है कि कहीं ना कहीं हमको मिलिट्री स्टैंड ऑफ देखने को मिलते हैं 2020 में, लेकिन आप हिस्ट्री में देखोगे तो एज सच 2000 साल की हिस्ट्री में एज सच हमारे कोई भी लड़ाई वगैरह जैसी चीजें नहीं हुई हैं। हालांकि हिंदी जो आपका था ना
हिंदी चीनी भाई भाई करके ऐसे कुछ जो नारे वगैरह दिए गए थे नेहरू साहब के टाइम पे, बहुत पहले की बात है। उसके बाद आपको जो गलवान क्लैशेस वगैरह वगैरह देखने को मिलता है, तो ऐसी ऐसी मिलिट्री स्टैंड ऑफ होती रहती है। लेकिन अगर आपको याद हो तो कल के मैंने आपको आर्टिकल में बताया था कि ये जो आपका ये कंप्लीट पॉडकास्ट हुआ है, इस पॉडकास्ट में पीएम मोदी साहब ने बहुत सारी चीजें बोल रखी हैं, जिसमें एक ये भी था कि ये जो चाइना के साथ है हमारी बातें, वो काफी ज्यादा प्रोग्रेसिवली हम पर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी G20 की समिट वगैरह होती है, एंड सबसे पहले ब्रिक्स समिट से स्टार्ट होता है, फिर G20 की समिट होती है, फिर आपके मल्टीपल लीडर्स मिलते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब मिलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब मिलते हैं, वियतनाम में मिलते हैं। ठीक है, तो धीमे धीमे चीजें आगे जाती हैं और कंप्लीट मिलिट्री स्टैंड ऑफ आपको देखने को मिल जाता है। और आगे अब हम प्रोग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं ऑन दी सागर, आपका जो है ना कैलाश महापर्वत यात्रा, जो कि आपके रिलीजियस परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया बीजिंग से लेकर दिल्ली तक डायरेक्ट फ्लाइट वगैरह होनी चाहिए। जर्नलिज्म का मैंने आपको बताया था कि भैया जर्नलिज्म, दोनों कंट्रीज के जो जर्नलिस्ट हैं उन दोनों को वापस भेज दिया गया था जब भी कंप्लीट इशू देखने को मिला था, है ना। तो उससे भी रिलेटेड बात की गई थी कि भाई जर्नलिस्ट को एक दूसरे के पास वापस भेजा जाए। अच्छा यार, हालांकि ना पैन भाई थोड़ा सा इशूज कर रहा है ना, मतलब देख लेना, अगर थोड़ा बहुत आपको कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये सारे इश्यूज देखने को मिले थे उसी कमेंट पे, मतलब उसी बात पे पीएम मोदी को सिर्फ प्रेस किया गया है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल था। अभी अगला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द साइड ऑफ द हिंदू, जहाँ पे मेंशन किया गया है इंडिया ऑस्ट्रेलिया एग्री करते हैं टू डीपन इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस द मैरीटाइम लैंड एंड द एयर डोमेन्स। ठीक है, ऐसा ही कुछ आर्टिकल आपको आज की पत्रिका में देखने को मिलेगा, जहाँ पे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की जाती है कि भाई दोनों डीपन करते हैं कॉपरेशन अक्रॉस द मैरीटाइम लैंड एंड एयर, मतलब तीनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ डीपन करने वाली हैं। अब देखो ये किस लिए किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको चाइना को इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि भैया चाइना जैसे मिलिट्री एग्रेशन दिखाता रहता है, कहाँ पे भी है, ताइवान पे, है ना, ताइवान पे दिखाता रहता है। एंड जैसा कि आपको याद हो गलवान क्लैशेस में जैसा हमारे साथ हुआ था, है ना, जहाँ पे बोला गया था कोई वेपन वगैरह यूज नहीं करना, लेकिन इन्होंने क्या क्या यूज कर रखा था, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट। वैसे ही कुछ चीजें आपको अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी देखने को मिलेंगी, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का अगर आपको पता हो तो यहाँ पे भी आपको नेवी के, मतलब जो मेरीन पार्ट है वहाँ पे आपको मतलब एक्सट्रीम एग्रेशन देखने को मिलेगा फ्रॉम द साइड ऑफ चाइना, जिससे रिलेटेड हम मल्टीपल वीडियोस बना चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो इन सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए, और अभी आपको पता भी है कि भैया फाइव आइज के सारे हेड्स वगैरह इंडिया में ही हैं, जहाँ पे आपकी मल्टीपल चीजें निकल के आ रही हैं, है ना। एंड कल उससे रिलेटेड आपकी जो रायसाना जो डायलॉग है उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स निकल के आएंगे उनको ऑब्वियसली हम कल की पत्रिका में कवर करेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड ओवर देयर। एंड वहीं पे हमने बात कर रखी है कि भैया इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो कि तीनों फोर्सेस को आगे लेते हुए बहुत ज्यादा मरीन और चीजों पे वर्क करेंगे। ठीक है, जहाँ पे अगर यहाँ पे याद हो तो आपकी जो 150 कमांडोज की जो एक स्पेशल टास्क फोर्स है उसके ऊपर भी वर्क किया जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर इंडिया की आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। एक दूसरी की कंट्रीज के भैया टेररिस्ट मतलब जो टेरिटरी हैं वो भी शेयर की जाएंगी, मतलब जो ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस हैं वो हमारे यहाँ किसी टेरिटरी में किसी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ हो सकता है कि वो मतलब कुछ ट्रेनिंग के लिए आए, इस चीज तरीके से सेम वे में हमारे इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स भी वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बातें बोली गई इन दिस आर्टिकल कंप्लीटली। ठीक है, तो इस आर्टिकल में अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारी चीजें, दैट इज भैया कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव एग्री टू डीपन कोऑपरेशन अक्रॉस द मैरीटाइम लैंड एंड एयर डोमेन्स फोकसिंग ऑन एनहांसिंग डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी एंड वर्किंग विद द म्यूचुअल पार्टनर्स। दिस एग्रीमेंट वाज रीच्ड ड्यूरिंग द 9th इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक्स हेल्ड इन द न्यू दिल्ली। तो भैया कब हो रखा है, 9th इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस, ठीक है, पॉलिसी टॉक। आगे बात किया जाए भैया तो द डिस्कशंस कवर अ रेंज ऑफ द एरियाज इंक्लूडिंग, जैसे कि पहली तो देखने को मिलेगा आपको मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के भी मैरीटाइम में इंप्रूविंग करनी होगी अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू द एक्टिविटीज इन द शेयर्ड वाटर। ठीक है, दूसरी क्या देखने को मिलेगी, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, जहाँ पे फाइव आइज ग्रुप इसलिए ही जाने आते हैं। ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया की भी अब हैवी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी। इंडस्ट्रीज कोलैबोरेशन प्रमोटिंग ज्वाइंट डेवलपमेंट एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, आगे देखो साइंस एंड टेक में भी fostering technological innovations and the research. तो both countries are agreed to allow reciprocal military deployments of on each other's territories to enhance strategic ties. ठीक है, strategic ties को enhance करने के लिए जो भी military developments हैं और वो भी reciprocal countries में, मतलब both countries agree करेंगी to allow क्या, reciprocal military deployment, मतलब आपकी कंट्री की हमारे हमारी कंट्री का आपके यहाँ, जैसा कि मैंने भी रिसेंटली बताया था। अब आगे बात करते हैं भैया, अब आपका नेशनल अफेयर स्टार्ट होने वाला है। नेशनल अफेयर में आपको पहला आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि इट इज नॉट गुड। ठीक है, द हिंदू की तरफ से, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वायलेंस इरप्ट हो जाते हैं, कहाँ पे भी, नागपुर में, एस दी बजरंग दल VHP प्रोटेस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ द औरंगजेब टॉम्ब। ठीक है, एग्जैक्टली है क्या, देखो अब ऐसा नहीं है कि भैया इससे रिलेटेड अभी रिसेंटली बात आ गई हो। ठीक है, आप देखोगे तो भैया जो औरंगजेब का आपको जो टॉम्ब देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपके महाराष्ट्र में है ना,
उससे रिलेटेड आपको ना मतलब कई बार इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी चलती रहती है हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, और ये अभी ऐसा नहीं है कि अभी से चल रही हो, ठीक है, बहुत टाइम से आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे बोला जाता है कि भैया औरंगजेब टॉम को हटा दो, जैसे आपको बाबरी मस्जिद का इशू देखने को मिलता है, ठीक है। एंड आपका जो अभी यहाँ पे हुआ था उत्तर प्रदेश के संभल वाला डिस्ट्रिक्ट वाला है ना, तो इस तरीके से ये केस देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि भैया इससे रिलेटेड ना प्रोटेस्ट चल रहे थे जो कि पीसफुल, ऑलमोस्ट इन द काइंड ऑफ अ पीसफुल प्रोटेस्ट थे, ठीक है, जहाँ पे बजरंग दल और जो बीएचपी जी कम्युनिटी वगैरह हैं ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन एक्जैक्टली होता क्या है कि भैया यहाँ पे एक रूमर फैला दी जाती है, ठीक है, यहाँ पे एक रूमर क्या फैला दी जाती है कि जो आपके जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मतलब जो औरंगजेब की टॉम के रिलेटेड जो हिंदू कम्युनिटी या फिर ये बोल सकते हैं जो ये ग्रुप है जैसे कि बजरंग दल हो गया, ये सारे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एक ये अफवाह फैलाई जाती है कि भैया एक होली बुक है, एक होली बुक है जिसको जला दिया गया है, ठीक है। जैसे ये खबर सुनने को मिलती है तो ये मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे एकदम से भड़क जाती है, जिससे रिलेटेड दोनों कम्युनिटीज के बीच में हैवी वॉयलेंस देखने को मिलता है, जहाँ पे भैया पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है, टीयर गैसेस को यूज करना पड़ता है। इसके साथ ही कर्फ्यू लग चुका है नागपुर में, एंड ये सिर्फ एक जगह नहीं, आपको मल्टीपल जगह पे ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी न्यूज यार जहाँ पे अभी भी हम इन चीजों के बीच में उलझे हुए हैं, ठीक है। मतलब कई बार आपको देखने को मिलता है ना कुछ कुछ आर्टिकल से कि यार ये चीजें काफी अच्छी हैं, या फिर आप देखते हो कि यार हाँ मेरे को कभी आगे जाके ऐसा कुछ करना है, लेकिन कुछ ऐसे भी आर्टिकल आते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि हाँ यार आगे जाके कभी ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है ना। सो दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है, मतलब आगे जाके ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो आगे बात करते हैं। आगे भैया एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा द इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से, जहाँ पे भैया इंडियन रेलवे से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोली गई हैं, जैसे कि भैया इंडियन रेलवे जो है इन साउंड फाइनेंशियली हेल्थ, ठीक है, आपके जो मतलब फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो काफी अच्छी है आपकी रेलवे की, ठीक है, जो बोला गया आपके अश्विनी वैष्णव के द्वारा, ठीक है, जो आपके हेड है, ठीक है। तो रेलवे इज इन गुड फाइनेंशियल कंडीशंस, मिनिस्टर टेल हाउस, ठीक है, तो कौन से हाउस को भैया, राज्यसभा को, ठीक है। ये एग्जैक्टली होता है क्या, एक डिबेट होती है, एक डिबेट होती है जहाँ पे इंडियन रेलवे से रिलेटेड बात की जा रही थी। तो भैया अश्विनी वैष्णव साहब का कहना ये है कि आप रेलवे की बिल्कुल चिंता ना करें, रेलवे फाइनेंशियली तो काफी ज्यादा हेल्पफुल है, मतलब आप देखो तो रेलवे ने काफी कुछ करके दिया है, जहाँ पे अभी आपको अगली आर्टिकल से पता पड़ जाएगा, ठीक है। इसके कुछ अगर आप करेक्ट देखोगे तो मैंने निकाल रखे हैं आर्टिकल से 2023 से लेकर 2024 में रेवेन्यू जो कंप्लीटली आपके रेलवे ने प्रोड्यूस किया वो था आपका 278, अच्छा 00 आप लगा लेना भाई, ठीक है, 278 करोड़। एंड वहीं पे आप देखोगे तो जो एक्सपेंसिव हुए, मतलब जो खर्च किया गया वो 275 था। अब आपको लग रहा होगा कि भैया ठीक है ज्यादा अंतर नहीं है, 3 ही करोड़ का तो अंतर है, 3 करोड़ का सिर्फ, मतलब जो 3000 करोड़ निकल के आ गया वैसे तो है ना, अगर आप जो ना एग्जैक्ट डिजिट को देखोगे, एग्जैक्ट डाटा को देखोगे तो, लेकिन क्योंकि हम छोटी डिजिट लेके चल रहे हैं इस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है, आप आगे देखो आगे का बोलेगा जो भी मेजर एक्सपेंडिचर हुआ है वो किसमें हुआ है, कंपोनेंट्स इंक्लूड स्टाफ कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट आपको देनी पड़ी है 116,000 करोड़। वहीं पे आप देखोगे तो पेंशन पेमेंट देना पड़ा है जो कि 66 करोड़ के आसपास बैठता है। एनर्जी एक्सपेंसेस में आपने 32 खर्च किया, एनर्जी एक्सपेंसेस मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ दी ट्रेन, ठीक है, डेट इज अ गुड इनिशिएटिव। आगे देखो तो फाइनेंसिंग कॉस्ट जो कि 25 करोड़ के आसपास आती है, मतलब आप देखो तो जो हैवी क्रंच है जैसे कि 116 जो आपका करोड़ रुपीज है जो कि सैलरीज वगैरह में मतलब स्टाफ कॉस्ट है जो कि, एंड वहीं पे जो पेंशन कॉस्ट है 66 करोड़, 66,000 करोड़, वो कहीं ना कहीं मेजर करेंसी तो सिर्फ इन सारी चीजों में गया। मतलब इसके मुकाबले देखा जाए तो भैया रेलवे ने काफी हद तक बहुत अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करके दिया है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ से रेलवे को ही फायदा हुआ, आप देखो तो जो लोकल कंज्यूमर है उसको भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, जैसे कि मैं बताता हूँ अभी आगे। आप देखोगे तो हमें भी सब्सिडीज मिलती हैं, जैसे रेलवे इज फुलफिलिंग इट्स एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स ओन इनकम बिकॉज ऑफ गुड परफॉर्मेंस के चलते हुए ये सारी मिनिस्टर साहब की बात बोली गई है कि गुड परफॉर्मेंस के चलते हुए रेलवे ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, ओवरऑल द फाइनेंशियल कंडीशंस इज गुड एंड वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव इट इन कांस्टेंट बेसिस, वैष्णव स्टार्टेड, ठीक है। आगे देखो मिनिस्टर साहब हाईलाइट क्या करते हैं कि भैया ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सब्सिडी सिर्फ मतलब जो रेलवे की तरफ से देखने को मिला है कि सिर्फ रेलवे को ही सारी सुविधाएं, आपको भी बहुत सारी सुविधाएं जो लोकल कंज्यूमर को है। जैसे आप देखोगे तो जो पर किलोमीटर का एक्चुअल जो कॉस्ट आता है वो 1.38 रुपीज आता है, लेकिन वहीं पे आप देखो तो पैसेंजर को सिर्फ 72 पैसे पे करने होते हैं, ठीक है। तो जो बाकी पैसा है वो कंपनसेट हो जाता है, वो आपको क्या होता है एज अ पैसेंजर सब्सिडी देखने को मिलता है आपको, जो कि ऑलमोस्ट 57,000 करोड़ बनता है 2023 का 2024 में। मतलब आप देखो अगर ये भी पैसा हम पे कर रहे होते तो भैया ये पैसा और आपके इसमें एड ऑन हो जाता है, इसमें 278 में, तो और हमारा पैसा कहीं ना कहीं बढ़ जाता। एंड वहीं पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा द मिनिस्टर हाईलाइटेड दैट द रेलवे सब्सिडीज पैसेंजर्स फेयर्स व्हाइल जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम द कार्गो एंड द फ्रिगेट ऑपरेशंस, जहाँ पे जो हम कार्गो वगैरह जाती है ना, जो मालगाड़ी आप देखते हो, हालांकि अभी डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर भी बन रहे हैं जो कि सिर्फ वर्कलोड को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के लिए बनाए जाएंगे। अभी ये कहाँ कहाँ बन रहे हैं आप बताओगे, है ना, 2 मेजर बन रहे हैं अभी, एंड ऑलमोस्ट उनका 50+ वर्क कंप्लीट भी होने को हो गया है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट था।
आगे बात किया जाए तो भैया इसी आर्टिकल में कुछ और चीजें मेंशन थी जहाँ पे पाकिस्तान के बारे में बात की गई थी, जैसे वैष्णव एम्फेसाइज्ड दैट इंडिया ट्रेन फेयर्स रिमेन द लोएस्ट कंपेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज, जहाँ पे आपको 350 किलोमीटर का कॉस्ट सिर्फ 121 रुपीज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सेम डाटा पाकिस्तान में देखोगे तो आपको 400 देखने को मिलेगा। एंड भैया श्रीलंका के तो और भी उससी बड़ी हालत है जहाँ पे आपको 413 रुपीज देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे के लिए एक अच्छे पॉइंट्स बताए गए हैं इसमें जो आपको जीडी में यूज कर रहे हैं। अगला आर्टिकल आप बहुत अच्छा है, जो आपको देखने को मिलेगा द हिंदू, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, ठीक है, जहाँ पे हमने अपने पत्रकार मेंशन किया था कि पुलिस टू क्रिएट शिष्टाचार स्क्वाड टू चेक हैरेसमेंट ऑफ दी वुमेन्स इन दी पब्लिक स्पेसेस। बेसिकली है क्या, देखो दिल्ली के रिलेटेड बात की जाए तो भैया दिल्ली बीइंग अ कैपिटल, ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन डे बाई डे आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं यहाँ लोगों के मन से मतलब बोल सकते हैं कि पुलिस वगैरह का खौफ या फिर जो लॉ वगैरह का जो भी खौफ वगैरह है वो सारे निकलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा ना मल्टीपल रेप केसेस यहाँ से देखने को मिले, जो अभी आपका देखो पता होगा आपको, बस का केस देखने को मिला था, ठीक है। और भी मतलब पहले बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, एन नंबर ऑफ केसेस हैं जिनको मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, यूपी पीपल अवेयर। तो उससे रिलेटेड भैया पुलिस ने कुछ वर्क किया है। पुलिस ने क्या वर्क किया है कि भैया दिल्ली पुलिस ने बोल रखा है कि हम लॉन्च करेंगे शिष्टाचार। अच्छा, ये सारी चीजें बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर हो रही है, ये भी याद रखना कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि रेखा गुप्ता जी आपको पता नहीं काफी डिकेड के बाद, मतलब बहुत टाइम बाद, 1990 शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1998 के बाद, ठीक है। अगर किसी को याद हो तो भाई कमेंट में करेक्ट भी कर दिया करो, क्योंकि बहुत सारे फैक्चुअल डाटा होते हैं, कभी कभार मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है। सो शिष्टाचार की जो बात की गई है, मतलब जो दिल्ली पुलिस है उसने शिष्टाचार लॉन्च किया है, जो कि काइंड ऑफ स्क्वाड रहेगा, स्क्वाड मतलब ग्रुप रहेगा अगेंस्ट ईव टीजिंग, जो भी टीजिंग वगैरह करते हैं, जो भी ऐसे केसेस आपको देखने को मिलते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। हालांकि मैं अभी बताता हूँ आगे। ईच डिस्ट्रिक्ट विल फॉर्म एटलीस्ट 2 स्क्वाड, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको 2 स्क्वाड देखने को मिलेंगी, विच विल बी सुपरवाइज्ड बाय द एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो आपको अपने 100% जीडी में यूज करना ही करना है। आगे भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दिल्ली पुलिस बोलती है कि भी उन्होंने फॉर्म कर रखा है डिस्ट्रिक्ट वाइज डेडिकेटेड एंटी ईज स्क्वाड्स, ठीक है, जिनका नाम रखा गया शिष्टाचार स्क्वाड, ठीक है। जो स्क्वाड रहेंगे मतलब स्क्वाड काइंड ऑफ ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे आपको मल्टीपल पीपल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्क्वाड काइंड ऑफ ग्रुप जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको 2 देखने को मिलेंगे, जो कि ईव टीजिंग एंटी ईव टीजिंग के रिलेटेड होंगे। मतलब जब कभी टीजिंग मतलब क्या होता है, चढ़ाना वगैरह है ना, आगे जाकर टीजिंग को हैवीली तरीके से देखा जाए तो फिर मॉलेस्ट वगैरह वर्ड यूज किए जाते हैं उसको एक नेगेटिव सेंस में, ठीक है, मतलब हैवी नेगेटिव सेंस में। तो वो सारे वर्ड हल्की इस आर्टिकल में भी यूज किए गए हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा भाई। सो देखो, अक्रॉस द नेशनल कैपिटल टू चेक द इंसिडेंट्स ऑफ द हैरेसमेंट एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द वुमेन्स इन द पब्लिक स्पेस, ऑफिशियल्स सेड ऑन द मंडे। तो इस सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए शिष्टाचार स्क्वाड की फॉर्मेशन की गई है। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू द पुलिस दे हैव बीन इंप्लीमेंटिंग मल्टीपल इनिशिएटिव्स टू कर्ब क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स इंक्लूडिंग ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन, ठीक है, जो वर्ड मैंने यूज किया था, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द हरेसमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉस्टरिंग अ सेफर पब्लिक इन्वायरमेंट। हम चाहते हैं कि भी एक सेफर पब्लिक इन्वायरमेंट बना पाए। ईच डिस्ट्रिक्ट विल फॉर्म एटलीस्ट 2 स्क्वाड, हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी 2 स्क्वाड्स होने वाली हैं, विच विल बी सुपरवाइज्ड बाय द एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। तो उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी आपके एसीपी वगैरह होंगे वो उससे रिलेटेड मतलब हेड रहेंगे उसके। अब देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द करिकुलम ऑफ बाय द दिल्ली पुलिस कमिश्नर ईच स्क्वाड विल हैव कंप्राइजेस एन इंस्पेक्टर। अब देखो भैया ईच स्क्वाड में होने कौन कौन वाला है, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं। हर स्क्वाड में आपको एक इंस्पेक्टर देखने को मिलेगा, इसके साथ ही सब इंस्पेक्टर देखने को मिलेंगे, 4 फीमेल ऑफिसर्स, ऐसा ना हो कि भैया फीमेल्स के लिए कोई न रह पाए, इसलिए फीमेल ऑफिसर्स भी, अलॉन्ग विद दिस आपको मेल ऑफिसर्स भी देखने को मिलेंगे, जो टोटल ऑफ 5 रहेंगे, अलॉन्ग विद एक पर्सनल आपको जो कि स्पेशल स्टाफ जो कि एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की तरफ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर की गई हैं, और यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, है ना। टेक्निकल असिस्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ जब भी कभी रात की बात हो या फिर ऐसी इमीडिएट चीजें करनी हो, ठीक है। आगे देखो, दे विल बी प्रोवाइडेड विद 1 4 व्हीलर, ऐसा नहीं है कि भैया इनके पास व्हीकल की कोई कमी होगी, इनको एक कंप्लीट एक 4 व्हीलर प्रोवाइडेड की जाएगी, एंड नेसेसरी 2 व्हीलर इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, एंड एडिक्वेट 2 व्हीलर भी इनको प्रोवाइड किए जाएंगे टू इंश्योर इफेक्टिव पेट्रोलिंग एंड द क्विक रिस्पांस। द डिस्ट्रिक्ट डीसीपीज shall identify and compile a list of the hotspot and vulnerable areas posing risk to the women's safety, which will be primarily focused on these squads. A list of such hotspot identified by the district DCP will be shared with the DCP of the special police unit for the women and the children, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस आर्टिकल में बोली गई थी। हालांकि इस आर्टिकल में ये भी मेंशन था कि भी जितने भी ये फोर्सेस रहेंगे, मतलब जितने भी स्क्वाड के मेंबर रहेंगे, वो आपको सिविल ड्रेसेस में देखने को मिलेंगे, और कभी भी किसी भी बस में जाके किसी भी गाड़ी को रोकते हुए विद देयर ओनली प्रूविंग आइडेंटिटी कार्ड, वो कभी भी किसी भी टाइम पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो तलाशी वगैरह ले सकते हैं, जो पैसेंजर्स हैं उनसे नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि भैया कोई ऐसी चीजें देखने को तो नहीं मिल रही, ठीक है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है आई मस्ट से। आगे बात करते हैं आज के लास्ट डेट इज
लास्ट पेज के साथ आपके जो पत्रिका का डेट इज जो आपको देखने को मिलेगा, एक कंप्लीट आर्टिकल जहाँ पे भी ये मेंशन है तालिबान के बारे में, ठीक है। तो न्यू दिल्ली प्रीलियस रिकारविल कैलिब्रेशन विद दी तालिबान, ठीक है। अगर आप इस कंप्लीट मीनिंग समझोगे इसका, तो भैया न्यू दिल्ली जो कि हमारी इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडिया की कैपिटल है और तालिबान से बीच में, तो जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं रिकैलिब्रेशन किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इनको रेनोवेट टाइप से किया जा रहा है। लेकिन एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, पेरिलियस। पेरिलियस होता है बेसिकली कि बहुत संभलते हुए, है ना। मतलब बेसिकली इस आर्टिकल को आप पूरा देखोगे तो उसका एक सेंस निकल के आएगा कि भैया जो न्यू दिल्ली जो तालिबान के रिलेशन साथ सही कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आग से खेलना हुआ जैसी चीजें हैं, ठीक है, जो कि इस आर्टिकल में मेंशन थी। मतलब आग से खेलती हुई चीजें कैसे कैसे भी है, क्या क्या एग्जिट है, तो वो हम बताएंगे अभी आपको उस कंप्लीट समरी। तो द हिंदू का आपकी कंप्लीट आर्टिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड क्योंकि ये एडिटर है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये प्रीमियम वर्जन देखने को मिलेगा। हालांकि आपको द हिंदू को हर आर्टिकल को एक्सप्लोर करने के लिए प्रीमियम वर्जन ही चाहिए होता है, ठीक है। आगे देखो क्या क्या चीजें हैं। पहले से अगर देखो हिस्ट्री की बात करें जाए तो भैया तालिबान जैसे बने थे तो उसके टाइम इंडिया का रिकॉग्निशन ज्यादा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान की चीजें उठती चली आ रही, तो कहीं ना कहीं हमें रिलेशन बना बोल सकते हैं कि अच्छे बनाने पड़े, जिसके कारण हम पाकिस्तान को हमेशा दबा के रख पाए। ऐसा एक मतलब बोला जाता है, जियोपॉलिटिकल थिंकर्स का मानना है। और कहीं ना कहीं आपको ये सेम बात इस आर्टिकल में भी देखने को मिलेगी जो कि लिखी हुई है, ठीक है। सो देखो इंडिया की ग्रोइंग एंगेजमेंट आपको देखने को मिलती है विद द तालिबान। एंड आपको पता हो तो अभी हाई लेवल मीटिंग्स भी हो रखी हैं दोनों, इन्होंने अपनी एम्बेसी भी स्टार्ट कर दी दोबारा से, ठीक है। तो एम्बेसी एक टाइम पे खत्म हो गई थी, ठीक है, बंद कर दी गई थी और दोबारा से स्टार्ट कर दी गई। तो देखो इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स द क्लोजर टाइज विद द तालिबान व्हिच रिपोर्ट्स indicating that the PM नरेंद्र मोदी may allow the Taliban to appoint an envoy to its embassy in the New Delhi, ठीक है। तो जो एक कंप्लीट एनवॉय था जो अपॉइंट कर सकते हैं इन द न्यू दिल्ली एम्बेसी में, ठीक है। आगे देखो दिस फॉलो अ हाई लेवल मीटिंग बिटवीन द इंडिया एंड तालिबान। इंडियन तालिबान के बीच में जो कि हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं ऑफिशियल्स इन द दुबई टू डिस्कस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टाइज एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, जो कि कंप्लीट मीटिंग भैया दुबई में हुई थी। अब अगर याद हो तो इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत बहुत सारी चीजें बताई थी टेलीग्राम पे। इनफैक्ट जो हमारा शायद सेशन हुआ था उस टाइम पे, तो उसमें हमने इसको आज काफी अच्छे से कवर कर रखा था, ठीक है। टेलीग्राम पे हम कभी बार भैया लाइव सेशन वगैरह कर लेते हैं ना, अब तो रेयरली होते हैं, लेकिन पहले ये काफी फ्रिक्वेंट थे। लेकिन आप डिमांड करोगे तो दोबारा से फ्रिक्वेंट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो भैया स्ट्रेटेजिक रीजंस फॉर द इंडिया शिफ्ट, क्या इंडिया का शिफ्ट ऐसे मतलब क्यों, क्या चीजें हुई जिसके कारण आपको इंडिया का शिफ्ट देखने को मिला। तो इंडिया इंडिया रीओपन्ड इट्स काबुल एम्बेसी इन द जून 2022 सिग्नलिंग अ ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस ऑफ द तालिबान रूल। जहां पे हम तालिबान का रूल नहीं मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एम्बेसी के स्टार्ट होने से कहीं ना कहीं ये चीजें मानी जा रही है कि हाँ यार हमने भी तालिबान का रूल एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। आगे देखो न्यू दिल्ली सी अपॉर्चुनिटीज टू द काउंटर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस इन द अफगानिस्तान बाई इमर्जिंग द तालिबान। तालिबान को इमर्ज करते हुए हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा स्ट्रेंथनिंग टाइज विद द तालिबान कुड also help India extend its influence in the Central Asia and reduce Pakistan's dominance in the region। तो कहीं ना कहीं हम जो अपने स्ट्रेंथन कर सकते हैं रिलेशन विद द तालिबान, जो कि एक ग्रेटर एक्सटेंट तक जाएंगे और सेंट्रल एशिया को हमें इस सेंट्रल एशिया में हमें बेहतर कमांड देखने को मिलेगी, जो कि पाकिस्तान की डोमिनेंस को कम करके दिखाएगी, ठीक है। आगे देखा जाए तो हम भैया आगे से खेलने वाली चीजें कर रहे हैं, ऐसा क्यों इस आर्टिकल में बोला गया, मेन तो बात ये आनी चाहिए ना। तो क्यों बोला गया, क्योंकि आपको ह्यूमन राइट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखो कभी भी भैया आपको पता होगा कि किसी भी रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ अगर हम रिलेशन अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं तो वो वन वे नहीं होते, हमेशा वो टू वे होते हैं। मतलब अगर हम आपके साथ अच्छा कर रहे हैं तो आपको भी इन रिटर्न हमारे साथ अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो मेन मुद्दा आपको पता है अफगानिस्तान के साथ जो निकल के आता है, डेट इज भैया कि ये ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा वायलेशन करते हैं। अलॉन्ग विद दिस आप देखो तो ट्रम्प साहब का तो बिल्कुल इनसे बनती ही नहीं, इन्होंने बोल रखा है कि वेपन वगैरह हमारे भैया बिल्कुल वापस कर दो। तालिबान ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया कि हम तो भैया कुछ नहीं देने वाले, ठीक है। अब ह्यूमन राइट का जो आप देखोगे तो कंसर्न्स क्या निकल के आते हैं, ग्लोबल आइसोलेशन है तालिबान का। अभी भी देखो तो मल्टीपल कंट्रीज इनको एक्सेप्ट नहीं करती, इंक्लूडिंग यूएसए आल्सो, ठीक है। तो इनका क्या एग्जैक्टली है क्या, देखो इनकी यहाँ पे भैया वुमेन्स की कंडीशन आपको बहुत ज्यादा खराब देखने को मिलेगी। मतलब एजुकेशन राइट्स और जो वुमेन के खुद के राइट्स होते हैं वो तो सब खत्म हुए, ठीक है। सो रिकॉग्नाइजिंग द तालिबान इज कंट्रोवर्शियल ड्यू टू इट्स पुअर ह्यूमन राइट रिकॉर्ड, पर्टिकुलरली द ऑपरेशंस ऑफ द वुमेन, मतलब ऑपरेशन ऑफ द वुमेन, ठीक है। एग्जांपल देखने को मिलेगा कि भैया बैन कर देते हैं गर्ल को फ्रॉम द एजुकेशन, या फिर जो वुमेन है उनको पब्लिक लाइफ वगैरह से सारी चीजें मतलब बहुत हार्श कंडीशंस देखने को मिलती हैं। आगे क्या है कि मोस्ट कंट्रीज रिफ्यूज टू ऑफिशियली एंगेज विद द तालिबान। बहुत सारी कंट्रीज इनको मानती भी नहीं है, क्योंकि एज अ कंट्री नहीं मानती तो वो ऑफिशियली डिनाई कर देते हैं ड्यू टू दिस वायलेशंस व्हाइल द यूएन डिस्क्राइब्स एज द जेंडर अपार्थीड बोला जाता है। अपार्थीड, अच्छा आप भैया आपने मतलब वर्ल्ड ये कंप्लीट पढ़ रखा होगा है ना, ये आपके शायद इंग्लिश के इंग्लिश में आता है ना शायद, कहीं ना कहीं शायद नेशनल मंडेला वाले चैप्टर में आता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ठीक है।
आगे देखो, सिक्योरिटी रिस्क क्या देखने को मिलते हैं, तो अफगानिस्तान अंडर द तालिबान हैज बिकम अ हब ऑफ द टेररिज्म। अफगानिस्तान तालिबान के अंदर एक टेररिज्म का हब देखने को मिलता है, जैसे कि पाकिस्तान है वैसे तालिबान भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को एड्रेस कर पा रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। एंड क्योंकि तालिबान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे लिए क्यों हार्म करेंगे, स्पेशली फॉर लेकिन इसमें पहले तो थी ना, तो पहले उसके बारे में ग्रुप बताया गया है, ISIS के, इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस, ठीक है, विच कंडक्ट्स अटैक टारगेटिंग बोथ द तालिबान रिजीम एंड दी फॉरेन इंटरेस्ट। तो जो तालिबान के रिजीम को एज वेल एज फॉरेन इंटरेस्ट को भी हार्म करते हैं, जो कि जैसे आप देख रहे हो ना, पाकिस्तान के अंदर खुद का बलूचिस्तान, जो कि एक दूसरे के बीच में कंट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ISIS का अच्छा एस्केलेटेड ना। आप देखो जो, तो आपका तो खोरासान प्रोविंस है, इसका यार स्टांस बदलता रहता है, कभी ये तालिबान के साथ हो जाते हैं, कभी इनसे अगेंस्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें बदलती रहती हैं विद दी थिंग्स और दी सिचुएशंस और दी टाइम, ठीक है। आगे देखो, इंडिया इज डायरेक्टली अफेक्टेड एज द ISIS के claimed responsibility for a December attack on the Indian consulate in the जलालाबाद, जो कि एक इंसिडेंट हुआ था उससे रिलेटेड इन्होंने ले रखा था, उससे रिलेटेड मतलब कि भैया हमने कर रखा है। द आर्टिकल ऑल्सो मेंशंस रेजिंग टेंशंस बिटवीन द पाकिस्तान एंड द तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP विद TTP कैरिंग आउट द डेडली अटैक्स ऑन द पाकिस्तानी सोइल। जो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में तो आपको टेंशन हमेशा देखने को मिल ही रही है, ठीक है। एंड अभी तो वो एक ग्रेटर एक्सटेंट तक जा चुकी है, जहाँ पे आपको एयर स्ट्राइक्स वगैरह भी देखने को मिलती है। तो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन विद द पाकिस्तान, जैसे जियोपॉलिटिकल कंपटीशन क्या है कि जियोपॉलिटिकल कंपटीशन क्या है कि भैया ऑब्वियसली हम इंडिया के साथ तो मतलब पाकिस्तान के साथ तो नहीं जा पाएंगे, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम तालिबान के साथ ही फेवर में जाना पड़ेगा। सो इंडियाज एंगेजमेंट विद द तालिबान इज पार्टली एम्ड एट वीकनिंग द पाकिस्तान इन्फ्लुएंस इन दी अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को अफगानिस्तान में वीकन करने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया का एंगेजमेंट देखने को मिलता है आपको विद द तालिबान। हाउएवर द तालिबान स्टेंड रिलेशनशिप विद द इस्लामाबाद इज कॉजिंग इंस्टेबिलिटी एंड इंक्रीज्ड वायलेंस ऑन दी पाकिस्तान सपोर्टर, है ना। एंड ये सारी चीजें वही हो रही है कि भैया पाकिस्तान के इस्लामाबाद के साथ रिलेशन नहीं है, तो दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो एयर स्ट्राइक्स वगैरह थी वो कर दी जाती हैं, ठीक है। फिर पाकिस्तान वाले भी एयर स्ट्राइक करते हैं और वहाँ पे वो शायद मतलब लोकल पॉपुलेशन जैसे वोमेन है और आपके जो चिल्ड्रन वगैरह उन पर अटैक कर देते हैं, तो उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। मतलब ये बहुत टाइम नहीं हुआ उसको, न्यूज़ को कुछ ही दिन हुए हैं, मतलब कुछ ही हफ्ते हुए हैं, ठीक है। कॉल फॉर कॉजिंग्स इन दी इंडियाज अप्रोच, इंडिया की अप्रोच क्या होनी चाहिए भैया, तो इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कॉल्ड फॉर द टेरर फ्री अफगानिस्तान बिफोर डीपर इंगेजमेंट, ठीक है। तो इंडिया जो है भैया वो कहीं ना कहीं टेरर फ्री अफगानिस्तान की तरफ आगे बढ़े। आगे भैया आर्टिकल में वॉर किया गया एक चीज से रिलेटेड, जैसे न्यू दिल्ली मस्ट बी केयरफुल टू अवॉइड लेजिटिमाइजिंग द तालिबान विदाउट सिक्योरिंग assurance on the terrorism and the regional security. Along with this, there are also concerns that the Taliban may play India and Pakistan against each other for its own benefit, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रीजन निकल के आ रहे हैं, जो चीजें निकल के आ रही है वो ट्रस्ट की हैं, क्योंकि भैया तालिबान ने जो किया, जैसे तख्ता पलट करते हुए वहां पे हैं, ठीक है। और इन सारी चीजों के आगे देखते हुए आप अगर लॉन्ग विजन में देखोगे तो मुद्दा वही आता है कि वो ट्रस्ट की कितनी ज्यादा बात है, आगे जाके आप हमारे साथ ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। या फिर मतलब चीजें वही निकल के आती है ना कि आगे जाके हमारे रिलेशंस कैसे होंगे, ट्रस्ट पे डिपेंड करते हैं, किसी भी कंट्री के रिलेशन ट्रस्ट पे डिपेंड करते हैं। आगे जाके आप जो चीजें हों, ऐसा नहीं हो कि भैया आप हमारे और मतलब जैसे आर्टिकल में आप देखोगे तो लास्ट लाइन में मेंशन है कि ऐसा नहीं हो कि भैया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में यूज करते हुए आप अपना बेनिफिट करो, ठीक है। एंड इस आर्टिकल में आगे वार्न भी किया गया कि हमें जब भी देखना होगा तो हमें अपनी सिक्योरिटी रीजंस और जो टेररिज्म का जो चीजें चलती आ रही हैं उनको कंप्लीटली एड्रेस करते हुए आगे रिलेशन को आगे बढ़ाना होगा। इस वजह से आप देखोगे तो इस आर्टिकल की हेडलाइन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिली थी कि भैया तालिबान के साथ रिलेशन बनाना कहीं ना कहीं आग के साथ खेलना जैसा है, ठीक है भैया। तो होप से समझ गए होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। बाकी कोई भी सजेशन है, कुछ भी आप एक्स्ट्रा एड ऑन करना चाहते हो इन दिस PPTs या फिर आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है, सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड भैया प्लीज यार इस वीडियोस को शेयर करा करो, बिकॉज एडिटेड फॉर्मेट में डालना, उसके बाद PPTs को अरेंज करना एंड कंप्लीट वीडियो बनाना इज इटसेल्फ अ ग्रेट टास्क। एंड मुझे भी काफी अच्छा लगता है कि एक टास्क मेरे को भी मिल गया डेली बेसिस पे कि यार मेरे को ये करना है, एंड कई लोग इसको रेगुलरली फॉलो भी करते हैं, ठीक है। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर यू पीपल, क्योंकि वो सिर्फ एक कमेंट होता है ना जो आप कर देते हो, सो दैट मेक्स आवर डे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैसा अमेजिंग इनोवेटिव कंटेंट।